आपको पढ़ा रहे थे डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण। क्या बताया जा रहा था? डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण में बहुत सारी अभिक्रियाएं बता दी गई हैं, जिनमें से लास्ट अभिक्रिया बता दी गई थी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया लास्ट वाली रिएक्शन बताई गई थी, एक बार फिर से देख लीजिए। डाई एथिल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कैसे होती है? डाई एथिल ईथर की बात करते हैं तो C2H5 बांडो बांड C2H5, यही अभिक्रिया किसके साथ हुई थी? PCl5 के साथ हुई थी। C2H5Cl C2H5Cl, मतलब क्या बना था आपका यहाँ पर 2C2H5Cl और प्लस क्या बना था आपका POCl3। एथिल क्लोराइड और फास्फोरिक क्लोराइड का निर्माण हुआ था। ये हमने आप लोगों को बता दिया था। एथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स बने थे। आज हम बताएंगे क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया। क्लोरीन या ब्रोमीन से अभिक्रिया, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया। क्लोरीन या ब्रोमीन से अभिक्रिया जो होती है ये 2 दफाओं में होती है। एक तो होता है प्रकाश में, दूसरा होता है अंधेरे में। प्रकाश में और अंधेरे में फर्स्ट रिएक्शन इसका देखिए, अंधेरे में क्रिया। अंधेरे में क्रिया किस तरीके से होती है? क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ प्रकाश की अनुपस्थिति कह सकते हैं। तो डाई एथिल ईथर देखिए, C2H5 बांड C2H5, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं, Cl2 के साथ कराते हैं। थोड़ा सा और तोड़ के इसको लिख लेते हैं बेटा, C2H5 को थोड़ा सा और तोड़ के लिख लेते हैं, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं किस तरीके से, CH3 बांड CH2 बांड CH2 बांड CH3। यही है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्लोरीन के एक परमाणु के द्वारा इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाता है। इसे अल्फा कार्बन परमाणु भी कहते हैं। इस क्लोरीन के एक परमाणु के द्वारा इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाता है और प्राप्त क्या होता है आपका CH3 बांड CH ना, और इससे क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा, बांड CH2 बांड CH3, और निकला हुआ हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ HCl बनाएगा। यह क्रिया यहीं पर समाप्त नहीं होती है, आगे भी होती है। आगे क्या होती है? पुनः क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हो जाएगी, पुनः क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हो जाएगी, तो इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु के द्वारा विस्थापित हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना? इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु के द्वारा विस्थापित हो जाता है। तब आपका प्राप्त क्या होता है? देखिए CH3 बांड CH बांड CH बांड CH बांड CH3, और विस्थापित हुआ हाइड्रोजन और यहां से बना लेगा क्या आपका HCl। ये दिखाई दे रहा है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? मोनो क्लोरो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसका नाम क्या होगा? 1 नंबर पर फिर 1 नंबर पर, मतलब बोलेंगे क्या? 1 डैश डाइक्लोरो फिर डाई एथिल ईथर।
1 डैश का मतलब समझ रहे हैं, एक नंबर पर यहाँ, एक नंबर पर यहाँ, दोनों के एक नंबर नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए इसको थोड़ा सा अलग दिखा देते हैं। 1 डैश, और 2 बार क्लोरीन परमाणु है तो डाई क्लोरो डाई इथिल ईथर। ये किसकी अनुपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में, मतलब अंधेरे में क्रिया इस तरीके से होती है। लेकिन सेकंड नंबर देखिए, लाइट, इन लाइट मतलब प्रकाश में, प्रकाश में क्रिया थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। थोड़ी सी भिन्न क्या, बहुत भिन्न हो जाती है, बहुत ही भिन्न हो जाती है। किस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि डाई एथिल ईथर का मतलब क्या, C2H5 बांड C2H5 प्लस 5Cl2 के साथ क्रिया करेगा लाइट में। किसमें, लाइट में क्रिया होती है तो कितना यहां पर एक्चुअली लगेगा 10Cl2। 10Cl2 5 क्लोरीन परमाणु के द्वारा ये 5 हाइड्रोजन परमाणु और 5 क्लोरीन परमाणु के द्वारा ये 5 हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना, 5 क्लोरीन के द्वारा 5 हाइड्रोजन परमाणु यहां से, 5 क्लोरीन के द्वारा 5 हाइड्रोजन परमाणु यहां से विस्थापित हो जाता है और 5 क्लोरीन यहां, 5 क्लोरीन यहां पर आकर के जुड़ जाता है और प्राप्त क्या हो जाएगा आपका CH2Cl5 बांड O बांड C2Cl5, सॉरी CH2 नहीं, C2Cl5 बांड O बांड C2Cl5 और प्लस क्या निकल जाएगा 5 हाइड्रोजन और 10 क्लोरीन, 10 हाइड्रोजन हो गया और 10 क्लोरीन और बना लेगा क्या आपका 10HCl। समझ पाए रिएक्शन की नहीं, Cl2 नहीं रहेगा, यहाँ Cl5 रहेगा, Cl5 रहेगा। तो C2Cl5 बांड C2Cl5 की प्राप्ति होती है, इसका नाम होता है पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। इसको बोलते क्या है हम, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बोला जाता है। पर क्लोरो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। आप लोग देखेंगे रिएक्शन इस तरीके से भी होगा, परेशान मत होइएगा। C2H5 का होल ट्वाइस इनटू O प्लस 10Cl2 गिव्स आउट, लाइट में क्रिया होगी, क्लोरीन के द्वारा 5 दुनाई 10 हाइड्रोजन परमाणु 10 क्लोरीन परमाणु के द्वारा यहां से विस्थापित हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएगा C2Cl5 का होल ट्वाइस इनटू O प्लस 10HCl। इसका नाम होता है पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, यही प्राप्त होता है। ये रिएक्शन ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहीं पर अगर हम ब्रोमीन के साथ अब क्रिया करें तो यहाँ पर जहां क्लोरीन लगा देते हैं वहीं पर ब्रोमीन लगा देंगे, तो यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा मोनो ब्रोमो डाई एथिल ईथर। पुनः ब्रोमीन के साथ होगा तो 1 डाई ब्रोमो डाई एथिल ईथर। और यहाँ पर लाइट में भी क्लोरीन के स्थान पर ब्रोमीन लगा दें तो जो पर क्लोरो लिखा है यहाँ पर हो जाएगा पर ब्रोमो डाई एथिल ईथर की प्राप्ति। रिएक्शन समझ गए ना, तो इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए। अगली क्रिया आप लोगों को पढ़नी है एस्टिल क्लोराइड के साथ क्रिया। अगला रिएक्शन पढ़ना है आपको एस्टिल क्लोराइड के साथ क्रिया। एस्टिल क्लोराइड के साथ क्रिया किस तरीके, सबसे पहले तो जानिए एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला CH3COCl। CH3COCl को क्या बोलते हैं हम, एस्टिल क्लोराइड बोलते हैं। डाई एथिल ईथर की क्रिया C2H5 बांड O बांड C2H5 की क्रिया किसके साथ करा देते हैं, ClCOCH3 के साथ करा देते हैं। थोड़ा तो उल्टा करके लिख दिया है हमने, कंफ्यूज मत होइएगा, है एस्टिल क्लोराइड ही CH3COCl के साथ ही कराते हैं। यहां से बन क्या जाएगा आपका C2H5Cl, आसान से क्रिया एथिल क्लोराइड, फिर बनेगा क्या CH3COOC2H5 CH3COOC2H5 निकलेगा क्या आपका यहां से CH3
COO2H5 और प्लस क्या C2H5Cl, इसका नाम बोलिए एथिल एसीटेट। वेरी गुड। इसको बोलते हैं क्या है हम एथिल। अच्छा है क्या ये एक एस्टर समूह, बहुत सही एस्टर है, याद है आप लोग कैसे कहते क्या है हम एस्टर कहते हैं। और किस सूत्र का यौगिक है RCOO, R डैश या R सूत्र का यौगिक क्या कहलाता है एस्टर कहलाता है, अर्थात एस्टर स्तरीका है ना। अगली रिएक्शन देख लीजिए यहीं पर तुरंत एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ अक्रिया, एस्टिक एनहाइड्राइड 9वां देखिए। अगली रिएक्शन देखिए एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ। एस्टिक एनहाइड्राइड का फार्मूला आप लोग जानते हैं ना, एनहाइड्राइड के साथ क्रिया। एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया किस तरीके से होती है। एस्टिक एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है CH3CO का होल ट्वाइस इनटू O। यही क्या है एस्टिक एनहाइड्राइड है, एस्टिक एनहाइड्राइड का फार्मूला है। अब इस एस्टिक एनहाइड्राइड के क्रिया करा देते हैं हम किसके साथ डाई एथिल ईथर के साथ कराते हैं। बहुत ही आसान से क्रिया होती है। देखिए C2H5 बांड बांड C2H5 और प्लस एस्टिक एनहाइड्राइड की बात करते हैं CH3CO बांड बांड CH3CO। यही होता है ना, यही होता है ना। देखिए बनेगा किस तरीके से आपका CH3COO फिर CH3COO। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान से क्रिया CH3COO CH3COO बना कि नहीं, मतलब क्या बना आपका 2CH3COO और फिर C2H5 के 2, तो क्या बन जाएगा। अगर ना समझ में आ रहा हो तो इस तरीके से भी देख लीजिए, देखिए इस तरीके से देख लीजिए। ये क्या है आपका CH3COO C2H5 और फिर ये क्या है CH3COO C2H5, मतलब CH3CO C2H5 के दो। ये भी क्या एक प्रकार का एस्टर है, इसका नाम क्या होगा आपका एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट की प्राप्ति होगी। समझ रहे हैं कि नहीं। एक अब क्रिया और देख लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड यहां तक तो दिख ही रहा होगा, यहां तब हो जाएगा। 10वां नंबर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया। के साथ अपक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अपक्रिया किस तरीके से होती है। बहुत ही आसान सी क्रिया यहां भी होती है, बशर्ते यहाँ BF3H2O कंडीशंस कुछ लगता है। देखिए C2H5 बांड बांड C2H5 और प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर लगेगा क्या क्या BF3 लगेगा, ब्रोमीन बोरान ट्राइफ्लोराइड, H2O लगेगा और 120 से 180 अंश सेंटीग्रेड, 120 से 180 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगता है और 500 एटमॉस्फेयर दाब लगता है। कंडीशन थोड़ा टिपिकल है इसकी, इतनी कंडीशंस लाएंगे तब जाकर के आपकी ये क्रिया करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या क्या बोरान ट्राइफ्लोराइड जलवाष्प और क्या टेम्परेचर 120 से 180 अंश सेंटीग्रेड और एटमॉस्फेयर लगभग रखते हैं कितना 500 ATM एटमॉस्फेयर रखते हैं, वायुमंडल दाब इसका रखते हैं। तब होगा क्या कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर के इसके साथ ऐड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर के इसके साथ ऐड हो जाएगा और प्राप्त क्या होगा C2H5 बांड COO बांड C2H5। इसका नाम क्या होगा एथिल प्रोपियोनेट। एथिल प्रोपियोनेट जैसे बना था आपका एथिल एसीटेट ना, एथिल फिर एसीटेट, एसीटेट समूह था, ये प्रोपियोनेट होता एथिल प्रोपियोनेट।
और ये भी क्या एस्टर नहीं है, एस्टर, ये भी एक प्रकार का एस्टर है। इसका नाम क्या हो जाता है, एथिल प्रोपियोनेट। होता क्या है, एथिल प्रोपियोनेट। तो 3 अभिक्रियाएं एस्टिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई गई, तो एथिल एसीटेट एस्टर बनाया और एथिल क्लोराइड। फिर एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया हुई तो क्या बना आपका, एथिल एसीटेट, जो प्रकार का एस्टर है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया हुई तो क्या बना आपका, एथिल प्रोपियोनेट, जो भी एक प्रकार का एस्टर है। और ये सारी अभिक्रियाएं बेटा, सारी की सारी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन कह सकते हैं इसको। जहां एस्टर का निर्माण हो उसे एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन कहते हैं। यहां भी एस्टर बन रहा है, यहां भी एस्टर बन रहा है और यहां भी एस्टर बन रहा है, तो इस सभी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं हम, एस्टरीफिकेशन अर्थात एस्टरीकरण। नोट कर लीजिए इसको। ये इतना हो गया। अब आगे आपको अगली एक अभिक्रिया पढ़ना है, हाइड्रोपरऑक्साइड का बनना। आगे पढ़ना है आप लोगों को हाइड्रोपरऑक्साइड का बनना। एक पॉइजनस कंपाउंड है हाइड्रोपरऑक्साइड, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। इसका ऑक्सीडेशन होता है। लिखेंगे अगला 11 नंबर का है हाइड्रोपरऑक्साइड का बनना। हाइड्रोपरऑक्साइड बनता कैसे है, डाइएथिल ईथर, डाइएथिल ईथर की बात करते हैं। CH3 CH2 बांडो बांड CH2 बांड CH3, डाइएथिल ईथर है। इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में और नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब लगभग 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन हो करके यहां पर बनता है डाइएथिल ईथर हाइड्रोपरऑक्साइड। किस तरीके से बनेगा, CH3 फिर बॉन्ड या CH3CH और एक हाइड्रोजन इससे अलग हो करके दोनों ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेगा और परऑक्साइड बना देगा। इस तरीके से ना, एक हाइड्रोजन अलग करके दोनों ऑक्सीजन को अपने पास जोड़ लिया, CH3CH बचा यहां पर, फिर OOH और फिर सेम टू सेम ऐसे रहता है, बांड C2H5 CH3, है ना। इसे बोलते क्या है हम, डाइएथिल ईथर, डाइएथिल ईथर हाइड्रोपरऑक्साइड, हाइड्रोपरऑक्साइड का निर्माण होता है। समझ गए क्रिया कि नहीं। अब देखिए पढ़ना है आप लोगों को डाइएथिल ईथर के उपयोग, डाइएथिल ईथर के उपयोग, यूज पढ़ना है। इसका उपयोग कहां कहां करते हैं डाइएथिल ईथर का, इसका लास्ट टॉपिक है। पहला उपयोग सॉल्वेंट के रूप में, सॉल्वेंट का मतलब क्या, विलायक के रूप में। क्या क्या घोलने के काम आता है इसका, तेल, वसा, रेजिन, रेजिन एक प्रकार का पौधों से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। तेल, वसा, रेजिन आदि के विलायक के रूप में, इसका विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है, विलायक के रूप में। सेकेंड उपयोग इसका कहां है, सेकेंड उपयोग कहां है, विलायक निष्कर्षण में। विलायक निष्कर्षण, विलायक का निष्कर्षण जब करना होता है तब इसका उपयोग करते हैं, विलायक निष्कर्षण में। अगला उपयोग कहां है, ग्रिग्नार्ड, एस्टर बनाने में भी उपयोग है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के संश्लेषण में। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में हमने आप लोगों को बताया है। RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कार्ब धात्विक यौगिक, इसकी रिएक्शंस कई हमने करवाई है आप लोगों को। कार्ब धात्विक यौगिक एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। तो इसका निष्कर्षण किया जाता है, इसका संश्लेषण किया जाता है।
के संश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। संश्लेषण में। और बहुत महत्वपूर्ण उपयोग कहाँ? शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में। शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में। और इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम मार्टन ने। किसने किया था? विलियम मार्टन ने इसका उपयोग शल्य चिकित्सक के रूप में उपयोग सर्वप्रथम किया था। तो इसका उपयोग क्या क्या है? सबसे पहले तेल वसा रेजिन के विलायक के रूप में, विलायक के निष्कर्षण में, गिरनारक कर्मक के संश्लेषण में, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक के रूप की बात और बताएं इनका। इसका एक दुष्प्रभाव है इस निश्चेतक का। इसका दुष्प्रभाव क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को इसके द्वारा निश्चेतना उत्पन्न कराई जाती है तो उसका पूरा शरीर निश्चेत हो जाता है। आजकल निश्चेतना उत्पन्न कराई जाती है, जिस अंग को काटना है, चीरना है, फाड़ना है, उसी अंग पर निश्चेतन की प्रक्रिया लगाई जाती है। वही उतना भाग निश्चेत कर दिया जाता है और बाकी सब सही रहता है। बात का डॉक्टर ऑपरेशन करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, यहाँ तक की सुविधा है। लेकिन इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है और पूरे शरीर पर पड़ने के कारण इसका अनेक दुष्प्रभाव है, बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। और ये श्वास नली में ज्वलन उत्पन्न करता है, श्वास नली में जलन उत्पन्न करता है। और जलन उत्पन्न करने के कारण उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति को इसके द्वारा निश्चेतना की गई है उसको कभी कभी पलटी जैसी समस्या होती है, मिलती आती है, इस तरीके से दिक्कतें आती हैं। इसलिए डॉक्टर लोग इसका निश्चेतक के रूप में प्रयोग करना बंद करते हैं। ये रहा आपका डाइएथिल ईथर की सारी प्रॉपर्टीज और इसके बाद इसके उपयोग। अब ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। कौन सा पढ़ना है आपको? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना है आपको।